सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। 10th स्टैंडर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सेशन चल रहा था। इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट properties of ionic compounds, right? The last video was detailed on the ionic compounds only, but today we are going to take one more important topic, and that is occurrence of metals. In this video we will be discussing not only the occurrence of metal but about the entire process of obtaining pure metal from its ore, right? And what is ore, that I will let you know in the later part of the video, not in the later part, in the earlier part of the video. So let's start the topic. तो बच्चों, इतनी ही अंग्रेजी आती, अब हिंदी में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मिनरल्स। क्या है मिनरल्स? ये तो पता है ना हमको कि लगभग सारी चीजें, लगभग क्या, सब कुछ तो हमको अर्थ से ही मिलता है ना। कभी जमीन में से खोद के निकाल लेते हैं, कुछ चीजें समंदर के अंदर से निकाल लेते हैं, कुछ चीजें एयर में से मिल जाती हैं, सब कुछ तो हमको अर्थ से ही मिलता है, राइट। तो जो भी चीजें हमको अर्थ से मिलती हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो वही लिख रहा हूं मैं, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, बेसिकली अर्थ से, द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है, इनको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब इन मिनरल्स में से कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं ओर। इस ओर, उस ओर, किसी भी ओर नहीं, ORE, ओर, ठीक है। व्हाट इज ओर? यही मिनरल्स, ठीक है। इन मिनरल्स में से कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, द मिनरल्स कंटेनिंग a certain metal in high proportion such that the metal can be profitably extracted, such that the metal can be profitably extracted, ठीक है। The minerals containing a certain metal in high proportion such that the metal can be profitably extracted are called ores। मतलब कि ऐसे मिनरल्स, जिन मिनरल्स में एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि उसमें से मेटल ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो प्रॉफिटेबल है। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं से खोद कर निकाला, ठीक है, मिनरल्स में से निकाला, उस मिनरल में आपको कहीं से आयरन मिलने वाला है, ठीक है। अब इस आयरन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, वो नॉर्मली प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं, आप उसके पीछे प्रोसेसेस करोगे, क्रशिंग करोगे, कॉन्सेंट्रेशन करोगे, एनरिचमेंट, मतलब बहुत कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है। वो जो आप मेटल निकालोगे, अब मान लो अब मेटल मिला आपको, उस मेटल को आप मार्केट में बेचोगे और आपको मिलने वाला है 1000 रुपया। इस मेटल को बेच के आपको 1000 रुपया मिलने वाला है, और आपने जो प्रोसेस की, उस प्रोसेस में आपका 2000 रुपया खर्चा हो गया। तो क्या ये प्रॉफिट का बिजनेस हुआ? नहीं हुआ, ये तो लॉस का बिजनेस हुआ, राइट। तो इस तरह के मिनरल को हम और नहीं कहते। हम और किसको कहते हैं? कि इतना मिनरल, मतलब उस मिनरल में से इतना ज्यादा मेटल मिले, ठीक है, कि हम उसका जब पूरा प्रोसेस करके उसको मार्केट में सेल करें या उसका कोई भी यूज करें, वो यूज हमको प्रॉफिट दिलाए, तो उस मिनरल को हम कहते हैं ओर। तो मैंने वही लिखा है, द मिनरल्स कंटेनिंग अ सर्टेन मेटल, एक पर्टिकुलर मेटल इन हाई प्रोपोर्शन, ज्यादा प्रोपोर्शन में है, सच दैट द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, आर कॉल्ड ओर, ठीक है। उन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। क्लियर है? पक्का? इजी डेफिनेशन लिखना होता, ओर्स आर द मिनरल्स इन फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच अ सर्टेन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। क्लियर है? पक्का? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे भी लग रहा है, पर मैंने जो बोला वो लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया आपको कि जो ओर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर खाली मेटल प्रेजेंट है, उस मेटल के साथ उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं क्या? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग, ठीक है।
क्या लिखेंगे हम? द इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट विथ और आर कॉल्ड गैंग। इन्हें हम गैंग कहते हैं। ये हमारे काम के नहीं है, इनको निकालना पड़ेगा, है ना, निकालना पड़ेगा। उस निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एनरिचमेंट ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities, यहां से लिखते हैं impurities from an ore is called concentration of ore। कॉन्सेंट्रेशन क्यों कहते हैं इसको? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझे आप? फॉर एग्जाम्पल एक पानी की ग्लास है, उसमें आपने 1 स्पून शुगर डाल दिया और उसको डिसॉल्व कर दिया, तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अब आपने 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, एक एक करके स्पून बाय स्पून आप शुगर ज़्यादा डिसॉल्व करते जा रहे हो, तो आप वाटर के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यही मतलब होता है ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, एक ओवरऑल सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन को? कि मान लो आपके पास 10 kg ऑफ ओर है। कितना है? 10 kg ओर है आपके पास। ठीक है, इस 10 kg ओर में से 8 kg आपका मेटल है और जो 2 kg है वो आपका क्या है? इम्प्योरिटी है। ठीक है, 2 kg इम्प्योरिटी है, 8 kg मेटल है। अब आप देख रहे हो कि पूरे 10 kg में से 8 kg मेटल है, 2 kg तो इम्प्योरिटी है। अगर आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा प्रोसेस करो कि इसमें से 1.5 kg इम्प्योरिटी रिमूव कर दो, 1.5 kg इम्प्योरिटी को रिमूव कर दो, तो कितना बचेगा? 0.5 kg बचेगा, है ना, 0.5 kg इम्प्योरिटी बचेगा। मेटल उसमें अभी भी है 8 kg, है ना। तो अब आपका टोटल सब्सटेंस कितना हो गया? पहले तो 10 kg और था, उसमें से 10 kg में 2 kg आपका इम्प्योरिटी था, आपने 1.5 kg इम्प्योरिटी तो निकाल दी, बची कितनी? 0.5 kg। अब टोटल मास कितना हो गया? 8.5 kg हो गया, है ना। आपका और अब कितना बचा है? 8.5 kg। इसके अंदर मेटल कितना है आपका? 8 kg। अब देखो 8 kg है 8.5 में से, ठीक है, पहले कितना था? 10 kg और में से सिर्फ 8 kg मेटल था, 2 kg का डिफरेंस था, है ना। अब देखो कितना हो रहा है? 8 kg मिल रहा है सिर्फ 8.5 kg और में से 8 kg मेटल है ना। मेटल तो उतना ही है, लेकिन आपने इम्प्योरिटी हटा दी तो आपने क्या किया? एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। देख रहे हो, 8/8.5, इसमें क्या आता? 8/10 आता, है ना। तो फर्क पड़ा ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन करना और का, ठीक है, इम्प्योरिटीज को निकाल देना। अब ये कॉन्सेंट्रेशन की भी कई टेक्निक्स हैं, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहां लिखो देयर आर सेवरल मैथड्स फॉर ओर कॉन्सेंट्रेशन। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कई मैथड्स हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड according to difference in chemical and physical properties of metals and impurities। ठीक है, क्या मतलब इसका? देखो अलग अलग टेक्निक से मैंने बताया, अब उसमें से हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेटल प्रेजेंट है इस ओर में उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और इसके साथ जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि मान लो आपका आयरन का ओर है। किसका ओर है? आयरन का ओर है, ठीक है।
तो एक बड़े से रॉक में आपको पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको क्रश कर दोगे, पूरा बारीक पाउडर में इसको पीस दोगे। फिर क्या करोगे आप, इसको एक चीज़ कर सकते हो, एक टेक्निक यूज होती है, कन्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बेल्ट मूव कर रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल सा व्हील होगा, इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट मूव करेगा इधर भी, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से गिराएंगे और को, ठीक है, भरेंगे, और ये मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा, है ना। ये जो व्हील होगा ना, इसमें मैग्नेट लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होगा, मैग्नेट लगा होगा, ठीक है। जब यहाँ से और आएगा ना, यहाँ से जब गिरेगा ना, तो क्या होगा कि जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, और जो धूल मिट्टी वगैरह है, ठीक है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी, है ना। तो वो क्या है, थोड़ा दूर गिरेगी, और आपका आयरन वाला हिस्सा जो है वो इधर गिरेगा, ठीक है। यहाँ आपका डस्ट, सैंड, सॉइल, ये सब आपका यहाँ पर गिर जाएगा, दूर जाएगा, गिरेगा, और आयरन वाला हिस्सा पास में गिरेगा, ठीक है, यहाँ आपको आयरन मिल जाएगा। तो आपने सेपरेट कर दिया, है ना। हाँ, आयरन के साथ जरूर नहीं कि पूरा आयरन प्योर हो जाएगा, यहाँ पर भी आयरन के साथ कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो एक्चुअली में तो आपने लेकिन कुछ हद तक तो यहाँ से इंप्योरिटीज को हटा दिया ना, किया ना आपने ये काम। तो ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन का टेक्निक है, ठीक है। ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग। आपने यहाँ पर मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी को यूज किया कि आयरन की एक प्रॉपर्टी को यूज किया कि आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप आयरन और के लिए ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, पर हर और के लिए थोड़ी नहीं टेक्निक यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो वही चीज बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, किसकी, फिजिकल केमिकल मेटल्स और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उनकी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, पक्का। अब जो मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बता दिया, ये एक्चुअली एक स्टेप है मेटलर्जी का, ठीक है, मेटलर्जी का स्टेप है, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। हालांकि हमको सारे स्टेप्स बुक में नहीं दिए हैं, ठीक है, चार्ट बनाकर दिया हुआ, उसमें हमको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं किए हुए मेटलर्जी के, फिर भी जितने किए हैं मैं सिर्फ उतना बताऊंगा, ठीक है। मैं भी आपको एक्स्ट्रा नहीं कराना चाहता बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में कितना लिखना है। बुक में जितना है ना, टेक्स्ट बुक में, एग्जाम में उतना ही होगा, उतना ही पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसी से रिलेटेड आंसर देना, आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है कि बुक में चार्ट वाइज कुछ दिया है कि आप एक मेटल लोगे, और लेंगे हम, और काम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम उसका हम करते हैं प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, राइट। पर ये रिडक्शन के पहले भी किसी में कुछ स्टेप्स आते हैं, ये मत लिखो अभी, ऐसे लिखो, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, और भी कुछ प्रोसेसेस आते हैं, स्मेल्टिंग वगैरह भी आता है। फिर हम करते हैं क्या, रिडक्शन, और फिर हम करते हैं प्यूरिफिकेशन। अब किसी में ना ये स्टेप नहीं आता, डायरेक्टली यहां से वाला स्टेप आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली ये स्टेप आता है, फिर ये आता है। किसी में यहां से डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ जाता है, ठीक है। पर ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मेटलर्जी में, क्लियर है। इसके ऊपर भी है, और निकाला आपने, खोद खाद के निकाला, डिगिंग आउट ऑफ द ओर, क्रशिंग, ग्राइंडिंग वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं है। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि ओर निकाल के लाए, उसका कॉन्सेंट्रेशन किया, ठीक है। कुछ का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्यूरिफिकेशन हो जाता है। कुछ का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद हम रिडक्शन करते हैं, डायरेक्टली रिडक्शन करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं। कुछ का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये इनमें से कुछ एक प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसका रिडक्शन भी करना पड़ेगा, और फिर उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। किसका क्या क्या करना है वो हम आप भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बुक का चार्ट बनाता हूँ, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, जितना बुक का इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से बनाया था ये, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अच्छा, अब बुक में दिया हुआ है और, फिर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, फिर 3 तरह के मेटल्स की बात की गई है, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, फिर यहां बीच में बात की गई है मीडियम रिएक्टिविटी वालों की, फिर यहां बात की गई है लो रिएक्टिविटी वालों की।
हायर रिएक्टिविटी वालों में लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये चार्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं पूरा याद रखना है, वैसे थोड़ा सा कैसे याद करते हैं, पूरा याद करना है लेकिन समझ के याद करना है, ठीक है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। देखो हायर एक्टिविटी वाले को हम क्या करेंगे, मॉल्टन ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पर 2 स्टेप्स लिखा है बुक में, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। अच्छा वो भी लिख लो कि किस ओर का, सल्फाइड है, सल्फाइड ओर है तो करेंगे हम क्या, रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट ओर है तो हम करेंगे क्या उसका, कैल्सिनेशन। इसके बाद क्या होता है, दोनों का मिलाकर फाइनली जो भी बने, रोस्टिंग के बाद यहाँ से ऑक्साइड मिलेगा, यहाँ से भी आपको ऑक्साइड मिलेगा, तो अपन करेंगे फिर उसका क्या, रिडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद का स्टेप आता है प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग, जो भी बोलो। दिख रहा है क्या आपको ये, जी दिख तो रहा है। फिर यहाँ पर लो रिएक्टिविटी वाले में सल्फाइड ओर के बारे में लिखा हुआ है सीधा, सल्फाइड ओर, वही उसका भी करेंगे अपन रोस्टिंग। फिर यहाँ से डायरेक्टली आपको मेटल मिल जाता है, इसका कर देते हैं अपन रिफाइनिंग। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, देखो कुछ कुछ अलग स्टेप्स भी आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तो आपको सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद प्योर मेटल मिल जाता है, इसके बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, इसके बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, ये हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। अच्छा इसके पहले मैं आपको बता दूं कि और हमको किस किस तरीके के मिलते हैं, ठीक है। इसके पहले लिख लेना, ठीक है, इसको अभी लिखा नहीं होगा आपने तो इसके पहले लिख लेना, और अगर बाद में भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चार्ट बना दिया तो टेक्स्ट बुक का ही चार्ट है ना यार, इसमें कुछ वो नहीं है। टाइप ऑफ ओर की बात की जाए, बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले उन ओर्स की बात करते हैं अपन। ऑक्साइड ओर मिलते हैं हमको, सल्फाइड ओर मिलते हैं हमको, कार्बोनेट ओर्स मिलते हैं हमको, ठीक है। ये बेसिकली इन 3 तरह के ओर्स मिलेंगे, और भी तरह के मिलते हैं पर ज्यादातर इस तरह के ओर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जो ओर मिलता है ना हमको, वो सबसे ज्यादा ऑक्साइड ओर मिलते हैं, ठीक है, वो लिख लेना। ऑक्साइड ओर्स आर, सॉरी, मोस्ट ऑफ द ओर्स आर ऑक्साइड इन नेचर। ज्यादातर ओर्स का नेचर ऑक्साइड होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ओर का मतलब कि वो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इज इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो जो अर्थ क्रस्ट में तुमको मेटल्स होंगे ज्यादातर ऑक्साइड फॉर्म में क्यों मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है क्रस्ट में, तो फटाक से वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बना देता है। तो यही रीजन है कि ज्यादातर ऑक्साइड आपको ज्यादातर ओर्स आपको ऑक्साइड नेचर के मिलते हैं। उसके अलावा सल्फाइड भी मिलते हैं, कार्बोनेट भी मिलते हैं, और भी चीजें आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। पर बेसिकली इतने से अपने को भी फिलहाल मतलब है, तो अब ये मिटा दो मैं इनको। अच्छा अब कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं बच्चों, ठीक है, जो कि हमको प्योर स्टेट में भी मिल जाते हैं, कि डायरेक्टली उसको निकालो, ठीक है, साफ सफाई कर लो थोड़ा और प्योर मेटल आपको मिल गया। क्योंकि वो किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, सल्फाइड और में भी नहीं मिलेंगे, कार्बोनेट और के फॉर्म में भी नहीं मिलेंगे, ऑक्साइड और के फॉर्म में भी नहीं मिलेंगे, खाली सिंपली मेटल ही मिलेगा, उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज होंगी, साफ सफाई कर लो, मेटल अलग कर लो, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, ठीक है। कई जगहों पर ये डायरेक्टली ही हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, है ना, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, वो किसी और के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है जल्दी, और जब रिएक्ट ही नहीं करते किसी और के साथ तो किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में थोड़ी ना मिलेंगे, फ्री ही तो मिलेंगे, खाली अकेले ही तो मिलेंगे, है ना। जब किसी से दोस्ती ही नहीं होती है तो अकेले ही तो मिलेंगे, समझ में आया।
बात करते हैं, अच्छा ये सारे होते हैं हमारे लो रिएक्टिविटी वाले, नॉर्मली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी वगैरह, ठीक है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले में हमारे जिंक, आयरन, ये सब आते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। हाई रिएक्टिविटी वाले में हमारे सोडियम, पोटेशियम, ये सब वगैरह आते हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा लिख दो। मीडियम रिएक्टिविटी वाले में 3 तरह के और देखने को मिलेंगे, तीनों तरह के, ऑक्साइड भी, कार्बोनेट भी, सल्फाइड भी। ऑक्साइड के बारे में यहाँ मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ऑक्साइड में अगर होगा ना तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ये स्टेप किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और जो हाईली रिएक्टिव होता है ना, वो आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, कोई चांस ही नहीं है फ्री स्टेट होने का। ये लोग तो कभी कभी भूले भटके फ्री स्टेट में दिख भी जाए, कभी भूले भटके, लेकिन ये कभी भूले भटके आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे नहीं, क्योंकि भाई बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, अकेले रहना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव वालों की बात हो गई। अच्छा, अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह के मेटल ओर्स का हम किस तरह से उनको रोस्ट करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, रिडक्शन वगैरह सब कुछ उनका हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लो रिएक्टिविटी वाले जो हैं उनकी, ठीक है। मेटल्स, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। इनके लिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी का ऑक्साइड, कुछ सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है हमारे बुक में, मर्क्यूरी का सल्फाइड फॉर्म दिया हुआ है, HGS। इसको कहा जाता है सिनाबार, याद रखना, ये पूछते हैं कई बार कि व्हाट इज सिनाबार। बच्चा सोचता है सिनाबार ये कौन सा बार है, हमारे यहाँ बार बार नहीं है भाई, ठीक है, मिल्की बार सुना था, है ना। ये सिनाबार क्या है? तो HGS यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरी का सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में जो और मिलता है उसे हम कहते हैं सिनाबार। तो देख रहे हो ये लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है, ये सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में मिला हुआ है। इससे हम अपना मेटल कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो सल्फाइड और का अपन क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, है ना, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा वो भी लिख लो, रोस्टिंग क्या है, साइड में लिख लेना भाई। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर सप्लाई, बहुत ज्यादा एयर सप्लाई देते हैं हम। और साथ ही साथ कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग इन वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब बहुत कम एयर सप्लाई किया जाता है, इसमें ज्यादा एयर सप्लाई किया जाता है रोस्टिंग करते टाइम। तो सल्फाइड ओर्स का, ठीक है, ये ज्यादातर यूज होता है किसके लिए, फॉर सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग, ये याद रखना। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है, फॉर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन ज्यादा यूज होता है। कार्बोनेट मतलब यार CO3 रहता है, ठीक है, पहले से ऑक्सीजन ज्यादा इसमें प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन निकालना है हमको, तो अगर हम ज्यादा एयर देंगे तो ऑक्सीजन तो और ऐड करेंगे हम, इसलिए हम एयर कम देते हैं ताकि ऑक्सीजन को अलग किया जा सके, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है तो ऑक्सीजन ऐड करना पड़ता है, सल्फाइड है ना, ऑक्सीजन थोड़ी ना है, तो इसलिए अपन इसमें ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं सल्फर के साथ ताकि सल्फर ऑक्सीजन को लेकर चला जाए, ठीक है, समझ में आया। फिर अपन उस मेटल के साथ, और उसमें भी ऑक्सीजन कम होता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है, फिर रिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो देख, तो अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो ये आपका मर्क्यूरी का सल्फाइड है, इसका आप क्या करोगे, आप करोगे इसका रोस्टिंग, कैरेमिनाटी वाला नहीं, ठीक है, इसको रोस्ट करेंगे, इसको हीट करेंगे अपन। कैसे हीट करेंगे, तो देखो HGS को हीट कर रहे हैं अपन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई दिया अपन ने, ऑक्सीजन ज्यादा दिया, इसको हीटिंग करेंगे तो क्या होगा पता है, ये बन जाएगा HGO, ठीक है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में निकलेगा आपका SO2 गैस, ठीक है। अब इस HGO को फर्दर हीटिंग, आप हीटिंग तो कर ही रहे हो, तो आप फर्दर हीटिंग करोगे तो क्या होगा, Hg आपका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। बैलेंसिंग नहीं किया है मैंने, नॉर्मली ये रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है, बैलेंसिंग तो तुमको करना आता ही होगा। तो ये हो गया अपना मर्क्यूरी का, यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड यानी कि सिनाबार का रोस्टिंग करना।
लो रिएक्टिविटी वाले का अपन ने इस तरह से ऑब्टेन किया। अच्छा, इस तरह से एक और लो रिएक्टिविटी में आने वाला मेटल है कॉपर। ठीक है, कॉपर का भी और है Cu2s, ग्लांस कॉपर कहते हैं इसको अपन, ग्लांस। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, तो मान लो देखो भाई, इसको भी तो रोस्ट करना पड़ेगा, है ना। आजा भाई, इसको भी हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, ये Cu2O बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा। तो देखो ये सल्फाइड और था, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके पहले भी देखा तुमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, है ना। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं हम, क्योंकि ऑक्साइड वाले जो और होते हैं ना, उनको कार्बोनेट में, सॉरी, उनके अंदर से ना उनको रिडक्शन करना आसान हो जाता है, कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि इन ओर्स को पहले तो ऑक्साइड फॉर्म में लाया जाए। अब ये ऑक्साइड फॉर्म में आ गए तो इनका रिडक्शन आसान हो जाता है, सबका नहीं पर ज्यादातर का। ठीक है, ऑक्साइड में आने से रिडक्शन आसान हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो देखो ये सल्फाइड था, इसको मैंने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब ये क्या होगा पता है, इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये जो Cu2O बना है ना, ये वहां पर पहले से ही प्रेजेंट जो Cu2s है ना, उसी के साथ फिर से रिएक्ट करके कॉपर और SO2 फिर से दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अरे आपने बहुत सारा कॉपर सल्फाइड लिया है, आप उसको हीट कर रहे हो एयर के प्रेजेंस में, सारा कॉपर सल्फाइड एक साथ थोड़ी जल जाएगा। कुछ कॉपर सल्फाइड जले और उन्होंने Co2O बना लिया, तो जो Co2O बने हैं वो बाकी जो Cu2s है उसके साथ फिर से कंबाइन होके Cu प्लस SO2 बना देते हैं, है ना। तो ये बड़ा मस्त रिएक्शन है ना। ये ध्यान रखना, लोचा मत मार देना। ये Cu2O को जैसे मर्क्यूरी वाले का क्या था, इसको भी हीट करके ऑक्सीजन अलग कर दिया, नहीं, ये इस तरह से रिएक्शन होगा, फिर से Cu2s के साथ ही रिएक्ट करेगा। क्लियर है। तो ये हो गई लो रिएक्टिविटी वालों की बात। कुछ तो भाई ऐसे ही है कि पहले प्योर में मिलते हैं। अच्छा, ये जो ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, उसका क्या करेंगे अपन। एक तो तुमने देखा कि नॉर्मली डायरेक्टली अभी कॉपर वाले का देखा आपने, कॉपर मिल ही गया था आपको, लेकिन अगर नॉर्मल है दूसरे कोई ऑक्साइड बन गए हैं तो फिर अपन उसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन की टेक्निक अपन इधर अभी देखने ही वाले हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले में, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले की बात करते हैं। मीडियम रिएक्टिविटी वाले में जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ हमारा जिंक का दिया हुआ है। ठीक है, जिंक के दो ओर्स ले लेते हैं अपन, एक तो जिंक सल्फाइड और दूसरा ले लेते हैं अपन एक तो जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अब ये सल्फाइड और है, इसका क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे, है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया तो क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बनेगा। ये कार्बोनेट हो रहा है, इसको अपन हीट करेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करने से क्या होगा पता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाएगा आपको। तो देख रहे हो यहाँ पर सल्फाइड और का भी आपने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ कार्बोनेट था जिंक का, उसको भी आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, ताकि इसका रिडक्शन कर सकें। तो रिडक्शन मैंने वहां भी नहीं बताया था आपको इसके पहले वाले में, तो यहाँ बता देता हूँ साथ में। दोनों में देखो जिंक ऑक्साइड ही तो बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, रोस्टिंग भी किया, एक बार सल्फाइड का रोस्टिंग समझ लिया, कैल्सिनेशन समझ लिया, इसके बाद का स्टेप क्या बताया था मैंने, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करेंगे अपन, तो ये जिंक ऑक्साइड है, इसके साथ अपन कार्बन लाएंगे, कार्बन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा पता है, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो ये आपको जिंक मेटल मिल गया। ठीक है, ऐसे ही सबका रिडक्शन किया जाता है। चलते हैं अब। अच्छा हाँ, एक चीज और कि ये तो आपने देखा कि कार्बन से आपने रिडक्शन करवा दिया, ठीक है, पर हमेशा कार्बन से ही रिडक्शन नहीं करवाया जाता है। ठीक है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस are used for reduction of metal compounds। मतलब ये क्या, हर किसी का कार्बन से रिडक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो उनको हम नॉर्मली इस तरह से कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उन मेटल्स का, ठीक है, कब ऐसा होगा, ये वाला हमको कब करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, some metals have strong affinity for oxygen as compared to carbon।
मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जितना कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्टिव होता है ना। पिछले केसेस में क्या हुआ कि आपने देखा जिंक ऑक्साइड था, आप वहां पर कार्बन लाए तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो कर चुका है, ठीक है, पहले ही बन चुका है, ठीक है, लेकिन अगर कार्बन आ गया तो कार्बन ना ऑक्सीजन से ज्यादा तेज रिएक्ट करता है। जितना जिंक रिएक्ट करता है ना उससे ज्यादा फास्ट कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, इसलिए कार्बन ने इसका ऑक्सीजन खींच लिया, ठीक है। इसका रिश्ता ज्यादा गहरा है जिंक के कंपैरिजन में, जिंक और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का रिश्ता ज्यादा गहरा है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि उनका रिश्ता ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर्ड टू रिश्ता ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। समझ में आया? तो कार्बन इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमको ये डिस्प्लेसमेंट वाली टेक्निक यूज करनी पड़ती है। उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज अ मोर रिएक्टिव मेटल to displace a less reactive metal from its compound। पढ़ा था ना अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख लें, इसको मिटा दूं मैं, अब एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भाई साहब ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, तो इनको रिड्यूस करवाना है तो इनसे कोई दमदार बंदा लाना पड़ेगा। कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, चल भाई आजा मेरे साथ, तू मेरा दोस्त है। और मैं ऑक्सीजन ने क्या बोला, नहीं मेरा एल्यूमिनियम पुराना दोस्त है भाई, मैंगनीज तुम्हारे साथ दोस्ती अच्छी है नहीं है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है जितनी एल्यूमिनियम से हो सकती है, मैं जा रहा हूँ एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो ये अपना मैंगनीज हो गया अकेला, ठीक है। इस दौरान एक चीज और खास होती है, वो होता है क्या कि हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। और वो भी कैसा, हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों? बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा, ठीक है, इतनी ज्यादा heat released is so high that the metal is obtained in molten state। Can you imagine? Yes, we can imagine anything। मैं तो कल चांद पे भी गया था सर, हाँ, खड्डा भी खोद के आया हूँ। The metal is obtained in liquid state। कौन गया था भाई खड्डा खोदने चांद पे, बताना मेरे को। तो मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है। इस केस में जो आपको मेटल मिलेगा ना, ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ये तो सॉलिड होगा, सॉलिड था ही, ठीक है, ये भी सॉलिड था, लेकिन जब आपने रिएक्शन करवाया तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई कि मैंगनीज पिघले हुए स्टेट में मिला, ठीक है। ये याद रहेगा ना, अच्छे से ध्यान रखना ये, ठीक है। और ये टेक्निक कब यूज की जाती है, ये भी ध्यान रखना, कब यूज की जाती है, कब, ऐसे मेटल्स के साथ जो मेटल्स ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा एफिनिटी रखते हैं एज कंपेयर्ड टू कार्बन, तो उनको कार्बन से रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ करते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक और रिएक्शन है हमारा, यही सेम टाइप का रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम की मदद से, ठीक है। और इसमें हमको मिलता है पिघला हुआ आयरन प्लस Al2O3 प्लस हीट, ठीक है, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है बहुत ही स्पेशल तरीके से, याद रखना, यूज्ड फॉर जॉइनिंग रेल ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है ये, और क्रैक्स वगैरह भी ज्वाइन करने में इसका यूज होता है, मतलब वेल्डिंग करने में यूज होता है, ऐसा समझ लो, समझे। थर्मिट रिएक्शन क्लियर है। पिछला वाला मैंगनीज ऑक्साइड वाला ही रिएक्शन, ये वही रिएक्शन ये भी है, लेकिन इसमें हमने आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया है, ठीक है। तो यही रिएक्शन को हम थर्मिट कहते हैं, उसको थर्मिट नहीं, इसको थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा ना, पक्का ना। ये आयरन 3 ऑक्साइड है, इसको ऐसे बोलते हैं आयरन का 3 ऑक्साइड, मतलब यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 होती है इस केस में, देख लो, चेक कर लेना,
ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से रिडक्शन करेंगे, ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये बात हो गई अपने मॉडरेटली रिएक्टिव वालों की। अब बात करते हैं अपन हाईली रिएक्टिव वालों की। ठीक है, हाईली रिएक्टिव वालों का क्या करोगे भाई? हाई रिएक्टिविटी वाले, जैसे सोडियम वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, मैं इसका रोस्टिंग बोस्टिंग नहीं कर सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका रोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, अपने साथ बॉन्डिंग बनाकर बैठे हुए हैं, तो हम ऑक्सीजन लाकर इनको अलग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो इनका हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता उसका इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है। ठीक है, लगाओ बिजली मारो इसको, आदमी पगला जाता है तो होता है ना, ये उसके मतलब बुरे तौर पे मत समझना, मतलब आदमी को प्रॉब्लम होती है तो शॉक्स दिए जाते हैं ना, शॉक से तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो ये NaCl जो है ना, इसको भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। कैसे? मॉल्टन NaCl लेंगे, ठीक है, पिघला हुआ। याद है अपने ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड्स मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम मॉल्टन NaCl लेंगे, किसमें? एक ठो डिब्बा में, एक ठो कंटेनर में। ठीक है, मॉल्टन NaCl। और फिर क्या करेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए? 2 इलेक्ट्रोड लेंगे भैया, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, क्या बोलते हो, है ना, 2 ठे इलेक्ट्रोड, इका मिटा दो। चलो, एक है तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक है तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। चलो ये वाला नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कैथोड। अभी समझाएंगे, टेंशन मत लो। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इसका नाम होता है एनोड। ठीक है, अब एक्चुअली में कैथोड इज फॉर कैटायन एंड कैटायन इज व्हाट? पॉजिटिव आयन। कैटायन यानी पॉजिटिव आयन होता है ना, तो पॉजिटिव वाले के लिए कैटायन यूज करना चाहिए, नेगेटिव के लिए क्यों यूज किया हुआ है? इसलिए यूज किया गया है भैया, इसको नाम इस तरह से दिया है, जहां पर कैटायन जाता है उसको हम कैथोड कहते हैं। यहां कौन आएगा? कैटायन आएगा, यानी कि कौन आएगा? पॉजिटिव आयन आएगा, इसलिए इसका नाम कैटायन है। अब पॉजिटिव आयन यहां सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या पॉजिटिव पास जाते हैं? ना, वो तो दूर भागते हैं, है ना। तो पॉजिटिव यहां आ रहा है, कैटायन यहां आ रहा है, तो जहां कैटायन जाता है वो कैथोड है, और कैटायन वहां क्यों जा रहा है? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आया? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, और इसका उल्टा हो गया। अच्छा, तो आपका मॉल्टन NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 चीज बना था, है ना। ऐसे ही तो बने रहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगल बगल में बाउंडेड होते हैं, है ना। अच्छा, तो ये जो Na है ये पॉजिटिव आयन कहाँ भागेगा? यहाँ भागेगा। अच्छा, यहाँ Na आएगा प्लस में, और Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, है ना, पक्का ना, यही पढ़ा था ना हमने, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से था। अच्छा, ये क्या करेगा? यहाँ आके नाचेगा थोड़ी। अच्छा, एक चीज तो और लगा तो भूल गए अपन। ठीक है, चलो, अब क्या होएगा? देखो, ये जो Cl है ना, ठीक है, Cl क्या करेगा? इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ले भाई रख ले इलेक्ट्रॉन रख ले। और ये वाला है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा, दे दे भाई दे दे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा इसको, और क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचेगा एक्चुअली में। ठीक है, ऐसे पहुँचेगा। तो ये जो Cl नेगेटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खुद Cl बन गया, है ना। एक Cl नेगेटिव आया, उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका एक नेगेटिव चार्ज हट गया तो न्यूट्रल हो गया, Cl बन गया। पर Cl कभी ऐसे सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, Cl हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा पता है? यहाँ एक ही NaCl का एटम थोड़ी था, मतलब एक ही NaCl का मॉलिक्यूल थोड़ी था, ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे NaCl थे, है ना। तो 2 Cl नेगेटिव आए, दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो और फिर आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना लिया हम लोग ने। ठीक है, तो 2 जगह का रिएक्शन लिखेंगे अपन। पहले लिखेंगे एट एनोड, एनोड पर क्या होगा? 2 Cl नेगेटिव आएंगे। ठीक है, एक Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन दिया टोटल उन लोगों ने? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, तो दोनों ने अपने एक इलेक्ट्रॉन देके क्या बन गए? दोनों Cl बन गए। अब ये Cl आज साथ में होंगे, क्या बनाएंगे? Cl2। ठीक है, अब एट कैथोड की बात करें अपन, रिएक्शन कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर कौन था? सोडियम था, एक का ही था पॉजिटिव सोडियम। तो मान लो यहाँ से 2 Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन भेजा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भेजा है ना, तो आप ऐसे एक का भी लिख सकते हो, चलेगा, 2 का लिखना चाहे 2 का लिख लो। चलो, तो मान लो 2 सोडियम लोगों को वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, 2 सोडियम ने
एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया वहाँ पर 2Na। ठीक है, वहाँ पे सोडियम मेटल मिलेगा। ठीक है, तो Na पॉजिटिव जो आया था ये यहाँ पर Na बन गया, मेटल बन गया, और जो Cl नेगेटिव आया था यहाँ पे क्लोरीन गैस बन के निकलेगा। तो यहाँ से आपकी Cl2 गैस लिबरेट होगी और इस रीजन में आपका Na मेटल जो है वो, यार ये लिख नहीं रहा अच्छे से, Na मेटल जो है वो डिपॉजिटेड हो जाएगा। ठीक है, इस पर कैथोड पर। ठीक है, याद रहेगा, पक्का डायग्राम बना लेना बुक में। ठीक है, कैथोड पर आपका मेटल डिपॉजिट हो जाएगा जाके, और एनोड पर आपका क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, मेटल को ऑब्टेन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटल आपको ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में ही मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गई हाई रिएक्टिव वाले मेटल की ऑब्टेन करने की प्रोसेस। बस आज के लिए इतना ही, नया टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।